के बाई इलेक्शन हुआ और समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। 9 सीटों पर चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को 4 सीटें। आज मैं कटेरी पे सबसे ज्यादा आज मैं त्रिभुवन दत्त जी के कार्यक्रम में शामिल होने आया, जहां मैं परिवार से मिला। वहीं इनके परिवार को मैं बधाई दे करके और अपने कार्यकर्ताओं से मिल करके जा रहा हूं। कटेरी का चुनाव समाजवादियों का जीता हुआ चुनाव, और आप सब जानते हो यहाँ कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो इस बात को न जानता हो कि कटेरी की विधानसभा में चुनाव कैसे लड़ा गया है। समाजवादियों का जीता हुआ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी जब हार गई तो उसने अपने कार्यकर्ताओं को पीछे कर दिया और पूरा जिला प्रशासन से लेकर के जो कुछ कर सकते थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, वो सब किया है। कटेरी में जीती हुई सीट को छीनने का काम किया। लेकिन आप और जनता यही जानती है कि समाजवादियों ने चुनाव जीता। ये जो गिनती बताते थे 7-2, सच्चाई ये थी कि 2 बीजेपी बड़ी मुश्किल से जीत रही थी, 7 समाजवादी पार्टी जीत रही थी। लेकिन क्योंकि उनका मुकाबला दिल्ली वालों से था, तो उन्हें दिखाना था कि दिल्ली वाले भी देख लें कि रिजल्ट क्या आता है। इस बार वोट बीजेपी के कार्यकर्ता ने कम डाला है, प्रशासन ने ज्यादा वोट डाला है। मैं तो कभी मौका मुझे मिलेगा तो ऐसे लोग जिन्होंने लोकतंत्र की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया, एक कदम और आगे बढ़ाया। यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी हमें कोचिंग दे रही है। ये कोचिंग दे रही है कि चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हम लोगों को कोचिंग दी इस चुनाव में, पूरा प्रशासन आगे करके जितनी भी बेईमानी हो सकती थी की है। और लाभ देने के लिए क्या क्या नहीं किया। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि एनटीपीसी, उनके सीएसआर से स्कूटी दी गई, प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे दबाव बना करके उनके सीएसआर का इस्तेमाल कर करके सिलाई मशीन दी गई। और प्रधान, बीडीसी, कोटेदारों का क्या हाल हुआ वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। संभल मामले को लेकर के आप लोकसभा स्पीकर से जो बात ये रही कि 7-2 बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत रही थी, 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन प्रशासन ने सर्टिफिकेट किसी और को दिया है। और जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी, पूरा सर्वे हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहां पर जो जिम्मेदार लोगों से उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन बातचीत नहीं की। और फिर जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है जो प्रशासन छिपा रहा है कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगा के जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे उन पे कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पे मुकदमे दर्ज हुए? क्या नारे लगाने वाले जो सर्वे टीम के साथ गए थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या प्रशासन की आंख बंद है इस बात को लेकर के? और सोचिए, आप पीजीआई में जाइए, नौकरी कहाँ की मिली? राजस्थान के लोगों को। आप लोहिया इंस्टीट्यूट चले जाइए लखनऊ में, वहां पर नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। और फिर राजस्थान के लोग उनको बैठाया जिन पर प्रश्न लगता है, जो अधिकारी हैं वहां पर। ये क्या वजह है कि राजस्थान के अधिकारी देख रहे हैं सब वहां पर, और बाहर से लाए हुए टेम्परेरी जो एक्सटेंशन पे रह रहे हैं उनसे कानून व्यवस्था संभाली जा रही है। ये गंभीर बात है। मुझे उम्मीद है कि इन सब घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर के देखेगा कि आखिरकार इस तरह की साजिश क्यों रची गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो बेईमानी की थी उन्होंने, उस बेईमानी को छिपाना था। कोई दिल्ली का रास्ता इसी तरीके से दिल्ली तक पहुंचा था।
कोई इसी तरीके से जहां पर अमन चैन को खत्म कर करके, भाईचारा खत्म कर करके दिल्ली तक पहुंचा था, आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही है। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में जनता पिस रही है। और सच्चाई तो ये है, अब देखते हैं कि राजधर्म कौन अपनाएगा, राजधर्म पर कौन चलेगा। ये हमें और आपको भी देखना है कि राजधर्म का पालन होगा कि नहीं होगा इस बार। आपने कहा संभल जाएंगे। देखिए, उससे पहले जो मैंने बिंदु आपसे उठाए हैं कि जो लोग सर्वे टीम के साथ नारे लगाते हुए गए हैं, अगर पुलिस सीसीटीवी दिखा रही है तो अभी इंटरनेट खुलने दीजिए, न जाने कितने वीडियोस निकलेंगे जिसमें पुलिस के भी ऐसे वीडियोस होंगे। और सच्चाई तो ये है कि जो बोट की लूट हुई थी कुंदरकी में, जो बोट की लूट हुई थी मीरापुर में, जो बोट की लूट हुई आपके कटहरी में, आप में से कितने पत्रकार हो जो ये बात नहीं जानते हो? क्योंकि जानते हुए भी हम चुप है, क्योंकि न जाने कौन सा भार ऐसा है जिसकी वजह से चुप है। आप सब सच्चाई जानते हो और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए मैंने कहा ये सीट जीती हुई थी जो बीजेपी ने बेईमानी से परिणाम दूसरा किया है। और जो अधिकारी हैं इन्हें कोई ना कोई तो कम से कम वोट जिस तरह पढ़ाया जाता है इसके लिए इन्हें सम्मान करना पड़ेगा, कोई नया सम्मान के लिए घोषित करना पड़ेगा। सरकार बनेगी, ऐसे अधिकारी जिन्होंने लोकतंत्र में इस तरह की जिम्मेदारी निभाई है उनका सम्मान किया जाएगा। प्रशासन के चाहे डीएम साहब हों, चाहे कप्तान साहब हों, उनका बहुत सम्मान करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी, प्रमोद कृष्ण ने आज बयान दिया है कि आप दंगा कराते हैं, डेलीगेट भेजते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने मांग की। देखिए, अगर वो बहुत बड़े, मैं उनके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ, वो उधार के संत हैं। कभी कभी राजनीति में उधार के भी संत होते हैं। उधार के संतों पर हमें कुछ नहीं कहना। कभी उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले उधारी में कहीं और थे। ये उधारी संतों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, केवल अपनी नाकामी छिपा रही है। क्योंकि नाकामी इसलिए छिपा रही, उन्होंने बोट में लूट की थी, उस पर चर्चा ना हो। आज हम और आप यहाँ खड़े हैं, एक इमोशन क्या हो सकता है बेहतर? हमारे और आपकी इमोशन के लिए क्या हम बोट पे चर्चा करें कि हमारी जो जमा मस्जिद या मस्जिद को लेकर के जो विवाद खड़ा कर दिया है, मस्जिद को लेकर के जो घटनाक्रम कर दिया है, आज अगर हम बोट की बात करें तो शायद मतदाता नहीं सुनना चाहेगा। मतदाता सुनना चाहेगा कि क्या हुआ है मस्जिद को लेकर के। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी कर रही, और इतना ही कुछ करना है तो चीन की सीमा पे क्यों नहीं जाते हो आप? हमारा इतना बड़ा कैलाश पर्वत खड़ा है, वहां की चिंता किसी को नहीं, बीजेपी वालों को।